नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में बिहार के हम लोग भूगोल में भौतिक विभाजन देखे थे। उसके बाद बिहार की जलवायु पे भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अभी डे 2 में बिहार के अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। बिहार के अफवाह तंत्र के बारे में बिहार की नदी पहले देखेंगे कि बिहार की हिमालयी नदी कैसी होती है और पठारी नदी कैसी होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। हिमालयी नदी, हिमालय से जो भी नदी निकलती है ना दोस्तों, वो सदा नीरा नदी होती है। मतलब सदा नीरा, हमेशा, मतलब वर्ष भर है ना, इसमें जल प्रवाहित होती है। वही पठारी नदी जो होती है वर्षा पे आधारित होती है। अगर वर्षा है तो इसमें जल है, अन्यथा जल की कमी के कारण ये नदी सूख जाती है। ओके। उसके बाद हिमालयी नदी में हम लोग और दूसरा नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्स। तो ये पूर्ववर्ती नदी होती है, वहीं पठारी नदी अनुवर्ती होती है। हिमालय नदी में बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं, क्या है कि नदी का फ्लो स्पीड ज़्यादा होता है और उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, अधिक मात्रा में, क्या है कि हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। और इसमें पानी की कमी होती है तो इसमें छोटे आकार की डेल्टा बनती है, स्लोप भी स्लो ही होता है, ठीक है। ये नदी बाल्यावस्था में होती है, मतलब बाल्यावस्था में, और ये नदी पौधा मतलब बूढ़ा अवस्था में होती है। ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसका मार्ग परिवर्तन गोकुल झील बनता है। जैसे कि बिहार में आप लोगों ने बेगूसराय में कांवर झील या कांवरताल झील कहते हैं उसको, 2020 में रामसर सूची में भी शामिल हुआ। वैसे ही गोकुल झील का निर्माण होता है मार्ग परिवर्तन से। कौन सी नदी का मार्ग परिवर्तन हुआ था तो ये कांवर झील बना था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ओके। फिर इसमें जो है ना पठारी नदी सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग नदी को देखते हैं। इसमें बहुत अच्छा और सिंपल तरीका से समझाया गया कि बिहार की नदियाँ, ठीक है। तो बिहार के नदी अब दो भागों में गंगा के मैदान को काट देती है। तो उत्तर गंगा का मैदान बनता है और दक्षिण गंगा का मैदान बनता है। हम लोगों ने कल के पार्ट में ये भी जोन 1, जोन 2, जोन 3 भी, जोन 3A के बारे में वगैरह सब डिस्कस कर लिया था, जिला वगैरह डिस्कस कर लिया था, बॉर्डर वगैरह भी डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम लोगों ने बात करते हैं कि ये गंगा नदी बीच से प्रभावित होती है। तो अगर हम उत्तर से, ये सीक्वेंस ही पूछता है दोस्तों, तो सीक्वेंस याद रखेंगे। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। महानंदा सबसे पूर्ववर्ती लास्ट नदी है, जो कि ये देखिए मालदा में जाके, पश्चिम बंगाल के मालदा में जाके मिलती है। मतलब बिहार में नहीं मिलती, बिहार में ये नदी नहीं मिलती। अक्सर कन्फ्यूजन करता है एग्जाम्स में और हमेशा पूछे जाते हैं, पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है महानंदा। ओके। नीचे में अगर देखते हैं तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, जिसको निरंजना मोहना नदी से मिलने से बनता है फल्गु, फिर क्यूल, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये बूढ़ी गंडक है ना, डायरेक्ट गंगा में मिलती है, लेकिन बागमती, कमला, कोसी में मिलने के बाद गंगा में मिलती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कभी क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में कौन गंगा नदी में मिलती है, बागमती, कमला, कोसी, और उसमें से महानंदा दे देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी। क्यों कि बागमती और कमला दोनों साथ में मिलकर कोसी में मिलती है, उसके बाद कोसी डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। उसी प्रकार महानंदा नदी जो है ना पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। ओके। तो ये ऐसे पूछते हैं। उसके बाद पश्चिम से पूरब सीक्वेंस पूछा जाता है, पश्चिम से पूरब, ये सब पूछा जाएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ना दोस्तों, कर्मनासा नदी को कर्मनाश हो जाता है कहा जाता है, उसमें स्नान करने से कर्मनाश हो जाता है। ये जो मतलब प्रवेश करते हैं ना बिहार में, कहाँ प्रवेश करती है, कैमूर में, ठीक है। चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। उसी प्रकार सिवान में घाघरा नदी प्रवेश करती है और सारण के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं। गंडक नदी का प्रवेश जो है ना वाल्मीकि पश्चिम चंपारण से होता है, ठीक है, गंडक नदी, और मिल जाते हैं सोनपुर में गंगा के पास। हम लोगों और अच्छे से फैक्ट्स आगे देखेंगे, इसमें शॉर्ट ब्रीफ लेते हैं, इसमें अच्छे से याद हो जाएगा। बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है और ये जाके कहाँ मिलती है, खड़गपुर, इस टाइप पे यहाँ मिल जाते हैं, खड़गपुर में मिल जाती है। उसी प्रकार बागमती जो नदी है ना से सीतामढ़ी से प्रवेश करती है और ये जाके कमला कोसी में मिल जाती है। वही कमला नदी मधुबनी से प्रवेश, कोसी सुपौल से प्रवेश करती है। आपको याद होगा, पता होगा कि कोसी नदी जो नेपाल से निकलती है, यहाँ 7 नदी सप्तधारा कहते हैं, 7 नदी का थी ओरिजिन है। उसके बाद कोसी नदी आती है और कोसी कुर्सेला के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। वही महानंदा में मेची नदी आके मिलती है, ठीक है। जो अभी कोसी मेची ये परियोजना भी चल रहा है, इसका कोसी का पानी मेची में लाने की बात कर रहे थे। मेची नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये महानंदा की सहायक नदी है। ओके। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, सोन नदी का प्रवेश रोहतास से होता है और रोहतास के होने के क्रम में दानापुर में आके मिलती हैं। वही
पुनपुन नदी का प्रवेश औरंगाबाद से होता है, और ये पुनपुन नदी आपका दिख रहा होगा। पुनपुन नदी आपको कहाँ प्रवेश करती है ये दोस्तों, ये फतुहा में जाके मिल जाती है, ठीक है, दोनों निरंजना मोहना, ठीक। उसके बाद किउल नदी लखीसराय में जाके मिलती है, ये जमुई से प्रवेश करती है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। जितने सारे फैक्ट्स देखे थे उसी को यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट में देख लिया है, जो कि मैप से अच्छे से याद हो जाता है। तो एक बार शॉर्टली मैं रीड कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से उद्गम होता है, बक्सर चौसा के पास प्रवेश होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ओके, घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, सिवान में प्रवेश करती है और सारण में जाके मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ना पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है, सोनपुर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। वही बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए कि जहाँ सभी नदी मतलब बिहार से बाहर से निकलती हैं, सभी नदी बिहार में ओरिजिन नहीं है, बिहार से किसी का नहीं, लेकिन इसका जो बूढ़ी गंडक है ना ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है और खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी देखिए नेपाल से निकलती है, कमला नेपाल से निकलती है, कोसी नेपाल से निकलती है। तो बागमती महाभारत से नीचे, कमला महाभारत से नीचे, कोसी गोसाई स्थान से। बागमती नदी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, वही कोसी में जाके मिलती है। कमला नदी मधुबनी में प्रवेश करती है, वही कोसी में जाके मिलती है। कोसी नदी सुपौल में प्रवेश करती है और कुर्सेला के पास गंगा नदी, कुर्सेला कहाँ है, कटिहार में। ओके, कुर्सेला कहाँ है, कटिहार में है। महानंदा नदी पश्चिम चंपारण पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पहाड़ी से निकलती है और किशनगंज में प्रवेश करके मालदा में जाके मिल जाती है। मालदा कहाँ है, कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ओके, डब्लू भी यहाँ लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद कमनासा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है, कैमूर में प्रवेश करती है, चौसा के पास। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, रोहतास में प्रवेश, दानापुर के पास। उसके बाद फल्गु नदी की बात करते हैं, झारखंड के पलामू क्षेत्र से निकलती हैं, औरंगाबाद में प्रवेश करके फतुहा में गंगा में मिल जाती हैं। फल्गु या निरंजना नदी छोटा यहाँ देख लीजिए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी में जाके प्रवेश करती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिलती है। ओके, सकरी जो है छोटा नागपुर पठार से उद्गम होता है और नवादा में प्रवेश करता है, किउल नदी में जाके मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद किउल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है, जमुई में प्रवेश करती है और लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। वही अजय नदी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अजय नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजय नदी का उद्गम जो है जमुई से होता है और जमुई में उद्गम होने के बाद जमुई से प्रवेश करके पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी में मिलती है। तो वह कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम बिहार से होता है, लेकिन गंगा नदी में बिहार में नहीं मिलता, तो वो हो जाएगा आपका अजय नदी। ओके ना दोस्तों। अगर वही बूढ़ी गंडक में हम देखे थे, बूढ़ी गंडक तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलता था और पश्चिम चंपारण में प्रवेश कर खगड़िया, मतलब खगड़िया बिहार में है और बिहार में ही जाके मिल जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। उसके बाद आइए एक एक नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग शॉर्ट में जानने का प्रयास करते हैं और फटाफट देखते हैं, फटाफट, आपको टाइम नहीं ज़्यादा लगना। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से, जैसा कि हम लोग ने ऊपर देखा, लंबाई 2525 किलोमीटर, बिहार में 415 किलोमीटर लंबाई है। देवप्रयाग में जाके अलकनंदा भागीरथी दोनों मिल जाती है देवप्रयाग में और वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। चौसा में प्रवेश करती है, कटिहार के भागलपुर में ये जाके गंगा नदी में सीमा बनाती है, कटिहार और भागलपुर में सीमा बनाती है। 12 जिलों में से ये क्रॉस करती है। ये 12 जिलों को देखते हैं, ये बक्सर, भोजपुर, सालन, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ऐसे आपको नहीं याद होंगे, मैप से जाइएगा, मैप पे देखिएगा, याद हो जाएंगे। सर्वाधिक लंबाई जो है ना पटना में है, सर्वाधिक लंबाई कितना है, 99 किलोमीटर है। ओके, गंगा नदी की सहायक घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोनपुर, पुनपुन वगैरह सब है, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महानंदा नदी और अजय नदी बिहार से बाहर मिलती है। अभी हम लोगों ने देखा था अजय नदी का उद्गम जो होता था जमुई से ही हो रहा था और जमुई में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल में जाके मिल जा रहा था। वही अजय नदी भी पश्चिम बंगाल मालदा में जाके मिल जा रहा था और उसका उद्गम हो रहा था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से, किशनगंज में इसका प्रवेश हो रहा था। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके
अब हम लोग घाघरा नदी की बात करते हैं। तो घाघरा नदी का उद्गम जो है ना मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश बिहार से सीमा बनाती है और झारखंड में सारण में गंगा में मिल जाती है। ओके। और सरयू नदी का भाग है गोगरा, करनाली नेपाल से आदि वगैरह, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेती, सेती। इतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। सहायक नदी राप्ती पूछा जाता है, शारदा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे घेर दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गंडक नदी, ये पूछा गया बीपीएससी में जो है ना, बीपीएससी में ये जो है ना पूछा गया था क्वेश्चन कि नारायणी नदी किस नदी को कहते हैं। तो ये गंडक नदी को कहते हैं। सप्तधारा शालिग्राम नेपाल में इसको कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रवेश भैंसा लोटा पश्चिम चंपारण से होता है और उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ये सीमा बनाते कितना 45 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं। सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूला वगैरह सब है। गोल गोल काले पत्थर शालिग्राम यहाँ कहा जाता है। ओके। अब बूढ़ी गंडक की बात करते हैं दोस्तों। बूढ़ी गंडक जो है ना सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सिकहरना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अन्य नाम जो है सिकहरना है और इसकी सहायक नदी जो है ना मसान है, पालोर, तिरूल, धनौती बहुत इंपॉर्टेंट है, मसान इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बागमती नदी की बात करते हैं। तो हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलते, कहाँ से निकलते दोस्तों, महाभारत श्रेणी से निकलते और सीतामढ़ी में जाके प्रवेश कर जाती है। वही ये नदी बूंदी गंडक में मिलती है। मिलने से कमला नदी के नाम से भी, कमला नदी से मिलकर कोसी में मिल जाती है। मतलब बागमती पहले मिलती है कमला में और कमला जाके मिल जाती है कोसी में, समझे ना आप लोग। उसके बाद इसकी सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों। अगर इसके बाद इसकी सहायक नदी की बात करें लखनबगिया, लखनदेई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लखनबतिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती। अधवारा इंपॉर्टेंट है, लखनदेई इंपॉर्टेंट है, लखनबगिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल में इस नदी के तट पर जो है ना काठमांडू और विष्णुपद मंदिर स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा आपसे कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बागमती नदी। बागमती नदी के बारे में हम लोगों ने सारे फैक्ट देख लिए। अब आते हैं कोसी नदी, जो कि आप लोग और बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है और सप्तकोसी कहा जाता है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 7 नदियाँ आके मिलती है, सुपौल में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार में गंगा में मिल जाती है। मार्ग परिवर्तन के कारण ये नदी विख्यात है और बिहार का शोक कहा जाता है। वही अगर पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बता देता हूँ, दामोदर नदी को कहा जाता है। और अभिशाप वही शोक, मतलब इसकी सहायक नदी है अरुणा, तिमोल, लिखू, दूधकोसी, तामकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरुण और इंद्रावती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंद्रावती बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, अरुणा और इंद्रावती को। अब नेक्स्ट नदी महानंदा नदी की हम लोग बात करते हैं। तो महानंदा नदी जो निकलती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले से निकलती है, ठीक है ना। और ये मालदा पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। सबसे पूर्ववर्ती है, देखिए हम पहले ही बता दिए थे कि सबसे पूर्ववर्ती नदी है। ओके। उसके बाद इसकी सहायक नदी जो है ना पेन्नौर, नारल, बालासर, मेची, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेची आप लोग हर हाल में याद रखिए। मेची किसका है, महानदी का। मेची किसका है, महानदी का। कोसी मेची डैम बन रहा है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेची नदी। किसकी सहायक है, तो महानंदा नदी की। अब नेक्स्ट नदी कर्मनाशा की ओर बढ़ते हैं। तो कर्मनाशा की उत्पत्ति विंध्य श्रेणी से होता है। विंध्य श्रेणी से बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चौसा के पास बक्सर में गंगा में मिल जाते हैं और ये अपवित्र नदी है। आप लोग से पूछा जाएगा कि बिहार और यूपी से कौन कौन सी नदी सीमा साझा करते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि बिहार और यूपी से कौन कौन सी नदी, तो एक हो गया कर्मनाशा, एक हो गया गंगा, एक हो गया घाघरा और एक और होता है कौन सी दोस्तों, गंडक। ये नदी जो है ना यूपी से सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोन नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक मैकाल से नीचे निकलती है। रोहतास बिहार, गढ़वा जिले में ये बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है।
और मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों? सोन है। यमुना के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यमुना के बाद दूसरी सबसे मतलब यमुना सबसे बड़ी सहायक है गंगा की, उसके बाद सेकंड स्थान पे सोन नदी आता है। सोन नदी की सहायक रिहंद, कन्हार, उत्तर कोयना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिहंद नदी, कन्हार और उत्तरी कोयना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे डेहरी बांध बनाया गया है। डेहरी बांध कहाँ है दोस्तों? रोहतास में। आपसे पूछा जाएगा कि डेहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो सोन नदी पे। कहाँ बनाया गया है? रोहतास में। इंद्रपुरी बैराज कहाँ बनाया गया है? रोहतास में। किस नदी पे है? सोन नदी पे है। बाण सागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाण सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पे है? सोन नदी पे है। तो ऐसे करके आप लोग ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेहरी बांध, इंद्रपुरी बैराज, बाण सागर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पुनपुन नदी के बारे में देखते हैं। पुनपुन नदी जो है दोस्तों झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और औरंगाबाद में जाके ये बिहार में प्रवेश करती है और फतुआ में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदी की दरधा, मोहरा, मादर, दरधा, मोहरा, मादा, दरधा। दरधा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दरधा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ से निकलती है? पलामू से, फतुआ में गंगा में मिल जाती हैं, बिहार में औरंगाबाद में प्रवेश करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दरधा नदी जो है ना किसकी सहायक है? तो ये पुनपुन नदी की सहायक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फल्गु नदी की बात करते हैं। फल्गु नदी हजारीबाग पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है फल्गु नदी? हजारीबाग पठार से निकलती है और लीलांजना या निरंजना भी कहते हैं, मोहना नदी में मिलने के बाद यह पुनपुन नदी में मिल जाती है। डायरेक्ट फल्गु नदी गंगा में नहीं मिलती है, पुनपुन में मिलती है। गया में यहीं पे गया जी कह देते हैं, गया जी, गया का नाम गया जी हो गया है। और फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। यहाँ पितरपक्ष के दौरान लाखों हिंदू तीर्थयात्री आते हैं। तो यहाँ जो मेला लगता है ना, पितरपक्ष पिंड दान होता है, यहाँ पे फल्गु नदी के किनारे होता है। फल्गु नदी के किनारे क्या होता है? पिंड दान होता है। विष्णुपद मंदिर यहीं स्थित है, गया में है। ठीक है, ओके। भारत के सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना हुआ है? गया जी डैम है, गया जी डैम है रबर डैम भारत का सबसे बड़ा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। किस नदी पे? फल्गु नदी के किनारे हुई थी। तो दोस्तों हम लोगों ने सारे नदियाँ देख लिए हैं। अब कुछ नदी के किनारे जो स्थित शहर है ना वो देखते हैं। तो हम देखते हैं, शॉर्ट में आपको बताते हैं और तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, ये सभी नदी जो है ना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर और बक्सर। ठीक है, उसके बाद छपरा नदी, छ से छपरा, घ से घाघरा, घाघरा नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, आप लोग को पता ही होगा। बांका चांदा नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बांका चांदा नदी के किनारे हैं। वहीं सोनपुर गंडक नदी के किनारे हैं। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक के किनारे हैं। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बूढ़ी गंडक। दरभंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दरभंगा इंपॉर्टेंट है, बागमती के किनारे स्थित है। गया फल्गु नदी के किनारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गया फल्गु नदी के किनारे। फतुआ जो है ना पुनपुन और गंगा दोनों के किनारे स्थित है, वहाँ पे संगम है ना, इसलिए। लखीसराय किउल नदी के किनारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखीसराय किउल नदी के किनारे। अब आइए कुछ परियोजनाओं को देखते हैं बिहार में, और परियोजनाएं के बारे में देख करके उसके बाद ये सेशन को थोड़ा सा और बिहार की झील देख के, जलप्रपात देख के समाप्त करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो हम लोगों ने पूर्व ही देखा था 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई प्रबंधन करना, जल सिंचित करना, जल संरक्षण करना, पर्यटन, परिवहन, उत्पादन, बिजली वगैरह सब बनाना। तो इसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो 3 है बिहार में। कितने बहुउद्देशीय परियोजना है? तो 3 है। कौन कौन है? तो सोन नदी पर एक है, गंडक नदी पे, कोसी नदी पे बनाया गया है। सोन, गंडक, कोसी नदी पे बनाया गया है। सोन, गंडक, कोसी नदी पे बनाया गया है। तो आइए देखते हैं सोन बहुउद्देशीय परियोजना कौन से हैं दोस्तों। सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो 1874 में डेहरी रोहतास में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और डेहरी में बारूद के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरों को निकाला गया है। बारूद के पास डेहरी में बारूद के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 निकाला गया है, पूर्व सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। ठीक है, तो ये सभी जिला को, मतलब जैसे पूर्वी सोन नहर है ना, तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना वगैरह को सिंचाई से लाभ मिलेगा। वही पश्चिम सोन नहर है ना, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर को सिंचाई और लाभ मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं सोन नहर जो है ना, 2 जल विद्युत परियोजना, डेहरी जल विद्युत परियोजना
जल विद्युत परियोजना 6.6 मेगावाट। वही बारून जल विद्युत परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बारून जल विद्युत परियोजना। डेहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो सोन नहर पे है, सोन नदी पे है, ठीक है। डेहरी बारून सोन, ऐसे याद रखें, डेहरी बारून सोन, डेहरी बारून सोन, ऐसे, ओके। अब हम लोग गंडक नदी पे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो देखते हैं, जो भारत और नेपाल का संयुक्त मतलब परियोजना है, भारत और नेपाल का। गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। बिहार, लाभ किसको किसको मिलेगा? तो बिहार को, यूपी को और नेपाल को भी लाभ मिलेगा, ओके। ये परियोजना कब बनी थी? तो 1959 में जो समझौता हुआ था इस परियोजना का काम प्रारंभ हुआ 1960 में इस परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे दोस्तों कि नेपाल की सीमा जो है ना, नेपाल सीमा पर भैंसा लोटा के पास गंडक नदी पर बांध बना है। कहाँ पे? भैंसा लोटा के पास। कहाँ पे दोस्तों? भैंसा लोटा के पास। यहीं पे है ना बैराज बांध, वाल्मीकि नहर, त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है, ओके। त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ये देखिए आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा से एक मैप दिया गया है, पश्चिमी गंडक नहर, ठीक है। और यहाँ पे गंडक नदी है, यहाँ पे वाल्मीकि बैराज है, और यहाँ पे तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर, दोन नहर, ठीक है। तो ये निकाला गया है। नेपाल है, जलाशय है, नेपाल है, ठीक। तो ऐसे करके मैप में दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो यहीं पे है, आप लोग देख लीजिएगा कि ये तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर है जो, ये कहाँ पे है? गंडक नदी पे है, गंडक नदी पे, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, पर इस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोसी के बारे में देखते हैं दोस्तों। कोसी के बारे में, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा दे दिया गया है। कोसी नदी है, यहाँ पे जलाशय वगैरह है, और पश्चिमी कोसी, पूर्वी कोसी नहर से निकाला गया है। ये भी है ना कोसी, तो भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना है, जिसका स्थापना हुआ था 1953 में, और काम जो लागू हुआ था, ये परियोजना लागू हुआ था 1954 में लागू हुआ था। हनुमान नगर, ये इंपॉर्टेंट है, हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय निर्माण किया गया है। हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय निर्माण किया गया है। 1965 में से पूर्व यह तैयार किया गया, 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से यह तैयार किया गया, मतलब स्थापना 1953 में, मतलब लागू हुआ 1954 में, और काम पूर्ण हो गया 1965 में, और हनुमान बांध बनाया गया, ठीक है। नेपाल के जलाशय का निर्माण हुआ, ओके। आगे देख, इसमें भी पूर्व कोसी है दोस्तों, पूर्व कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर, तो किनको लाभ मिलेगा? पूरब से, पूर्वी में, तो पूरब में जो भी जिला है उसको लाभ मिलेगा, जैसे अररिया, सुपौल, पूर्णिया। वही पश्चिम में जो भी जिला है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय, उसको सिंचाई वगैरह लाभ मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों झील के बारे में, बिहार की झील के बारे में। तो यहीं पे शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे सरैयामन झील है ना, सो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। मोती झील, पिपरा झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी चंपारण में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। सिमरीपाल झील सहरसा में है। गोगाबिल कटिहार, 2020 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया। जगतपुरी झील भागलपुर, सॉरी दोस्तों 2020 में नहीं, 2020 में तो कांवरताल झील को ना शामिल किया गया, जो कि बेगूसराय में है, और ये इसको भी शामिल किया गया है 2025 में, आई थिंक 2025 या 26। गोगाबिल झील कटिहार में है। उसके बाद घोड़ा कटोरा झील नालंदा में है। मुचकुंद झील गयाजी में है। अनुपम झील ये है आपका कैमूर में। आइए इसको शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पे वही बात लिखा गया है, कांवर झील बेगूसराय, गोगाबिल कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, सिमरी झील सहरसा, जगतपुरी ये है भागलपुर में, मोती झील मोतिहारी में, सरैयामन बेतिया में जो कि पश्चिम चंपारण में, पिपरामन मोतिहारी में, घोड़ा कटोरा झील नालंदा राजगीर में, अनुपम झील कैमूर में, मुचकुंद झील बोधगया गयाजी में, नागी नकती ये भी जमुई में। ये दोनों नागी नकती को भी है रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद आपको गोगाबिल झील को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सबसे पहला रामसर साइट कांवर झील था, ओके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि लाभान्वित जिला कौन कौन से, जैसे त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये गंडक नदी पे है। त्रिवेणी, तिरहुत, दोन गंडक नदी पे है। वही इससे लाभान्वित है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली, वही पूर्वी कोसी, पश्चिम कोसी और राजपुर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कोसी नदी पे है। और ये सभी लाभान्वित देख लीजिएगा आपने, पूर्वी सोन और पश्चिम सोन को सोन नदी पे है, ओके। अब हम लोग जलप्रपात पे देख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है। तो ये ककोलत जलप्रपात कहाँ है? आप लोग को पता होगा, नवादा में। बहुत बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया ककोलत जलप्रपात नवादा में। और ये जितना भी जलप्रपात है देखिए, जैसे दुर्गावती जलप्रपात, कशिश जलप्रपात, धुआंधार, मजकल कुंड, तुतला भवानी, ये सभी कहाँ है दोस्तों? ये सभी रोहतास में है। ये सभी जैसे दुर्गावती, कशिश,
धुआंधार, मजकर कुंड, तुतला भवानी, ये सभी रोहतास में है। और उसमें भी रोहतास में भी सासाराम में स्थित है धुआंधार और मजकर कुंड, मतलब रोहतास के अंदर जो है ना सासाराम में धुआंधार और मजकर कुंड, ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद करकट और तेलहर कुंड कैमूर में है। करकट जलप्रपात और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ गर्म जल कुंड की, और उसके बाद अपना सेशन एंड करूँगा। तो राजगीर में जो है ना ब्रह्म कुंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ब्रह्म कुंड जो बिहार का सबसे गर्म जो है ना जल कुंड है दोस्तों, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड ब्रह्म कुंड है, ठीक है। तो राजगीर में है। कहाँ है राजगीर में? तो देखिए राजगीर में ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोखुर कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, तो ये सभी राजगीर में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रह्म कुंड, उसके बाद मखदूम कुंड, सूर्य कुंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में लक्ष्मण कुंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सोमेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्री ऋषु कुंड और पंचतर कुंड, सीता कुंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीता कुंड और ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड। तो आप लोग को इंपॉर्टेंट कौन से हैं? लक्ष्मण कुंड याद रखना है, सीता कुंड याद रखना है, भीम बांध याद रखना है। कहाँ? मुंगेर में। ब्रह्म कुंड याद रखना है राजगीर में, मखदूम कुंड याद रखना है राजगीर में, सूरज कुंड याद रखना है राजगीर में। उसके बाद एक ही अग्नि कुंड है, ये गया में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि कुंड गया में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिट्टी वगैरह सब है, मिट्टी को डिस्कस करूँगा। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।